नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने कि राष्ट्रीय महत्व के पश्चिम बंगाल के प्रकरण पर आज विचार विमर्श का आपने अवसर दिया। जय हिंद वंदे मातरम सर। सर, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है, कम से कम ममता बनर्जी के राज में, जहां पर सीबीआई की एंट्री टोटल बैन थी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि सीबीआई किसी भी मामले की जांच पड़ताल बेखौफ होकर कर सकती है बंगाल में, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है सीबीआई को बंगाल में जांच पड़ताल करने का। तो अब हर एक विभाग में सर जितने घोटाले हुए हैं ममता राज में, सब सामने आएंगे। शुभेंद्र अधिकारी जी को जितनी भी शुभकामनाएं दी जाएं वो कम होंगी। उन्होंने इतनी कम अवधि में ऐसे क्रांतिकारी काम करके दिखा दिए। और अगर इसमें सबसे पहले यही लें, अभी तक तो सीबीआई छोड़ दीजिए, पुलिस नहीं जा सकती थी किसी की एंटी करप्शन जांच करने। और हमें नहीं याद है कि एंटी करप्शन मैटर में पश्चिम बंगाल में विगत 50 साल में कोई एक्शन लिया गया हो, क्योंकि सब वहां पर नूरा कुश्ती हो रही थी, मिली भगत थी, सब मौसेरे भाई थे। एक लूटता था, दूसरा बांटता था, तीसरा सब मिल करके खाते थे। तो इस अंधेर गर्दी के बाद अगर ये शुभ दिन पश्चिम बंगाल की महान जनता देख रही है, ये एक बहुत बड़ी एक क्रांति लाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने लूटा है, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य होगा जहां पर सीबीआई को फ्री हैंड कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पूर्व अनुमति के वो भ्रष्टाचार के केसेस टेकअप कर सकती है। वरना स्टेट अप्रूवल भी बहुत जरूरी होता था। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उनके इनबिल्ट में था कि स्टेट का अप्रूवल और कंसेंट। अब उनका कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कहीं पर भी भ्रष्टाचार का मामला आए तो वही है कि जो इतने साल का बैकलॉग था भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचारियों का जो लेखा जोखा हिसाब था, अब एक मुश्त शुभेंद्र अधिकारी जी ने पूरा किया, इसलिए उनको बहुत साधुवाद। उन्होंने दरअसल ये एक बहुत बड़ी मांग पश्चिम बंगाल की जनता की पूरी की है कि वहां भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके के आपके सामने भ्रष्टाचार के केस है कि एक डीसीपी और जिस तरीके के लोगों ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाई है, अभिषेक बनर्जी जिन्होंने संपत्ति बनाई है, जिस तरीके की आईपैक वगैरह के सामने केसेस आए जिनकी फाइलें छीन ली गई थी, अब तो फाइल छीनी तो क्या, न छीनी तो क्या, सब मुलजिम बनेंगे। जिन्होंने फाइल छीनी थी और जिनके सामने वरिष्ठ अधिकारियों की छीनी गई थी, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, वो भी मुलजिम बनेंगे। इसमें तो एक केस में 10-10 और केस खुलेंगे, एक फाइल छीनने के मामले में, और दूसरा ये था कि सीबीआई के अधिकारियों को बुली करने के मामले में, उनको हतोत्साहित करने की नीयत से ये सारे केसेस खुलेंगे। अभी तो ये देख लीजिए कि आरजी कार वगैरह के प्रकरण में भी अब जिस तरीके के खुलासे आ रहे हैं, आप खुद देखिएगा कि सीबीआई को लगता है कि एक विशेष, जैसे उसको एक सब हेडक्वार्टर खोलना पड़ेगा कोलकाता में, क्योंकि काम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसका मैन पावर, उसके जो संसाधन है, उसके लिए उसको एक, हम समझते हैं कि एक सब हेडक्वार्टर कोलकाता में खोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और दूसरी तरफ सर, वो जो पुष्पा झुकेगा नहीं वाला जहांगीर खान था, वो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। क्या पता वो किसी मदरसे में छिपा हो सर और भागने की फिराक में हो। अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। ये बंगाल की एक क्रांति है। ये निर्वाचन दरअसल एक सामान्य निर्वाचन नहीं था, ये देश और पश्चिम बंगाल के लिए एक क्रांति थी। क्योंकि अगर इस निर्वाचन में ममता दोबारा आ जाती, ये भगवान जाने कौन सा कहर ढा देती। जहांगीर खां की बात करनी, जिनकी बात आपने की, वो तो पुष्पा बन रहा था, मुझे मालूम नहीं पुष्पा क्या होता है, लेकिन वो अपने को भगवान जाने किस व्यंग्यात्मक प्रतिभा के बारे में उनकी प्रागट्य हुआ था कि जो हमारे अजय पाल शर्मा के जाने पर उनकी एक तो पतलून गीली हो गई, फिर अपने को पुष्पा कहने लगे। अब किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये तो जनता ही समझ सकती है, लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर वो कहीं छुपा हुआ था। ये बांग्लादेश बांग्लादेश कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा बहुत संवेदनशील थी, वहां पर ये जहांगीर खां पकड़ा गया है। जहांगीर खां पलटा इलेक्शन में आप याद करें, ये तो कह रहा था कि इलेक्शन के बाद हम देखेंगे, सबसे एक एक से निपटेंगे। लेकिन जब वहां पर मालूम पड़ा कि रिपोल होने वाला है, तो वो तो उसने अपना नाम ही विड्रॉ कर लिया, और अच्छा क्या विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसके नतीजे क्या थे ये सारी दुनिया जानती थी। उसने समझ लिया कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, इज्जत इसी में है कि पहले ही विड्रॉ कर लो, वरना चेहरे पे कालिक पुती है और अब लगता है कि उल्टे तवे की कालिक और पुतने वाली है। तो उसने तो खैर गैरत वाला था, गैरत वाला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसको समझ लिया कि उसके लिए उपयुक्त क्या होगा, और उसने विड्रॉ कर लिया। अब पलटा सीट से तो मतलब इनका जो नियत थी, लेकिन एसटीएफ इनके पीछे लगी
एसटीएफ ने इनके ऊपर जो इनके तौर तरीके होते हैं एसटीएफ के, उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल और नेपाल सीमा से अपने उनके दोस्त यहाँ इनको गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि इनके ऊपर 7 केसेस हैं, इंक्लूडिंग मर्डर केस। ये 1-2 केस वाला नहीं है। आप समझ सकती हैं कितने जघन्य केसेस इसके ऊपर हैं। फिर भी ममता की कृपा थी और इस तरीके के चोट्टों को और डकैतों को उसने मौका दिया कि तुम निर्वाचन लो और देश की, प्रदेश की जनता का खून पियो। तो पश्चिम बंगाल की जनता का तो खूब खून पिया, और इसके अलावा और भी मिसालें हैं। आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिम बंगाल और ये नेपाल सीमा को लेकर के मदरसों के ऊपर भी बड़ी छानबीन हो रही है। वहां के मदरसों के बारे में एक और बड़ा क्रांतिकारी काम शुभेंदु अधिकारी जी ने किया है, जो कि मैं समझता हूं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरे देश में क्यों? क्योंकि ममता सरकार में खुली छूट थी। 2011 में पश्चिम बंगाल में 2100 मान्यता प्राप्त मदरसे थे, और 2026 में बताइए कितने हो गए वो? 35,000। 2100 से 35,000, और सब पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर के ऊपर। वहां पर चरमपंथी राष्ट्र विरोधी तत्व को उनको पनाहगार, रोहिंग्यों की पनाहगार, इलीगल बांग्लादेशियों की पनाहगार, और वहां के जो उसको हम आगे देखेंगे। वहां पर जो मंत्री हैं अग्निमित्र पॉल, उन्होंने सिलीगुड़ी में एक व्याख्यान में कहा, अपने जो जनता को संबोधित कर रही थी, उन्होंने कहा एक एक मदरसे की ये आदेश दिया गया, प्रत्येक जिलाधिकारी 5 जुलाई तक एक एक मदरसे का सर्वे करेगा, और सर्वे करके उसकी बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, सीटी स्कैन और एमआरआई कर लेगा। और इस सीटी स्कैन एमआरआई में जो पैरामीटर्स दिए हैं, वो पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक आइडेंटिटी एंड लोकेशन, उसका गूगल का लोकेशन, उसकी बाउंड्री, उसके टाइटल, मालिकाना हक जमीन के, छांगुर की तरह के नहीं मालूम पड़ा 200 एकड़ खींच लिया उसने। जो जमीन और संपत्ति का रजिस्ट्रेशन है, उसके अभिलेख, उनका डिजिटाइजेशन और उनका भंडारण। डेमोग्राफिक्स, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी बच्चियां पढ़ती हैं, किस बिरादरी के हैं, कहां के रहने वाले हैं, उनका नाम पता। एकेडमिक्स, सिलेबस क्या है आपका, क्या पढ़ा रहे हैं आप, और अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो कि बहुत आपत्तिजनक हो, आप समझ गई होंगी कि कोई जिहादी माइंडसेट से आप तैयार कर रहे हैं बच्चों को। इन सब चीजों का मूल्यांकन होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उनकी फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग कहां से आ रही है, चैनल सही है, उनका ऑडिट हो रहा है, जो अपॉइंटमेंट टीचर्स के हो रहे हैं वो नियमानुसार हो रहे हैं, उनको तनख्वाहें समय से मिल रही हैं। और अग्निमित्र पॉल जी ने, मंत्री महोदया ने यह भी कहा, हम चाहेंगे कि मदरसे में पढ़ने वाले हमारे बच्चे देश की मुख्य धारा से जुड़े, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने। सिर्फ यही ना हो कि उनको मदरसों में उनको सिर्फ जो है ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि केवल जिहादी हो और कुंसित मानसिकता पैदा करने वाली हो। तो अंजू जी, ये बड़ा एक सुखद एक ये अनुभव है कि अब पश्चिम बंगाल सरकार ने और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में ये एक बहुत ही, और मैं चाहूंगा कि ये जो प्रयोग है ये पूरे देश में लागू हो, क्योंकि इतना जो मदरसों की समस्या है केवल वहीं पर नहीं है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन योगी सरकार ने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से टैकल किया है। लेकिन यही समस्या आपकी पूरे देश में है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, भी आपने जहांगीर की बात की है, दूसरे बादशाह सलामत है, उनकी तो आपने बात ही नहीं की है, जो संदेश खाली के शहंशाह थे, और शाद अली खान, शेख शाहजहां, जो शेख शाहजहां थे, उनके बारे में तो अभी हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की। तो अब उनके बारे में चर्चा कर ले, उस क्षेत्र की थोड़ी बात कर ली जाए। जी देखिए, वहां पर यह बताया गया है कि जितनी भी ये यहां पर एक तालाब से 17 बंदूकें और एमुनिशन बरामद हुआ है, और जिनके यहां से तालाब से बरामद हुआ है उनका नाम है रॉबिन दास और गोपाल। ये शाहजहां शेख के बड़े खास थे। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि ये पुलिस और एसटीएफ ने बड़ा अच्छा काम किया कि तालाबों में जाल डाल करके हथियार बरामद किए जा रहे हैं, और इस तरीके से बरामद किए जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो लोगों ने यही तो दांतों तले उंगली दबा ली और ये कहा कि अगर ममता जीत जाती तो इन हथियार और कारतूसों का क्या इस्तेमाल होता, ये आप अंदाज इसका लगा सकते हैं। कितनी भयावह स्थिति हो जाती कि जिस तरीके से इन्होंने, रॉबिन दास और गोपाल ने नदियों में छुपा रखा था।
तो व्यंग्यात्मक तरीके से वहां के समाचार पत्र वालों ने यह कहा कि अभी तक तो जाल डाल करके हम लोग तालाब और पोखरों से मछली निकालते थे, अब बंदूकें और कारतूस हम लोग निकाल रहे हैं, और एक दो की संख्या में नहीं, बोरों बोरों में बंदूक और कारतूस निकाले जा रहे हैं। तो अब ये भी चीज देखने वाली है कि आखिर इतने इनके पास आए कैसे। अच्छा, एक आदमी है रमजान मुल्ला, गिरफ्तार हुआ है। ये भी एक चरमपंथी, वो भी छुपा हुआ था इसी के आसपास के मदरसों में। इसने 3 बार इसने वोट भी डाला है। नागरिक हिंदुस्तान का नहीं है, चरमपंथी है, लेकिन वोटर आईडी लेके 3 बार इसने वोट डाला है। अब इसकी पूछताछ की जा रही है अंजू जी कि आखिर किन परिस्थितियों में आपको कैसे यहाँ पे शरण मिली, आपको वोटर्स आईडी कैसे मिला, 3 बार आपने वोट डाला। तो रमजान मुल्ला की यही की बात खत्म नहीं हो जाती है। रमजान मुल्ला की जो पत्नी है सायरा बीवी, ये तो कॉरपोरेटर है टीएमसी की। तो टीएमसी की कॉरपोरेटर है, तो आप ये समझिए कि जितने देशद्रोही हैं छाती पे, कहते छाती पे मूंग दलना, अगर मुहावरे में कहते नहीं दर्जा दो के, कृपया इस मुहावरे का प्रयोग करें, छाती पे मूंग दलना, तो उसका सही प्रयोग होगा कि रमजान मुल्ला और सायरा बीवी ने यहां आकर के पूरे संसाधनों का दुरुपयोग किया, टीएमसी की पार्षद भी बन गई, वोटर आईडी भी ले लिया, और उसी कहावत को चरितार्थ किया कि हमारी छाती पे मूंग दला। इसी को कहते हैं कि छाती पे मूंग दल रहे हैं। ये तो बात हुई एक रमजान मुल्ला की, एक सायरा बीवी की। ऐसी कितनी सायरा बीवी और कितने मुल्लाज हैं यहाँ पे, ये भी देख जी। रमजान मुल्ला है जिनके बारे में अब देखना पड़ेगा। तो रमजान मुल्ला और सायरा बीवी ऐसे एक, ये तो एक चीज प्रकाश में, बाकी लोगों का क्या होगा। और मजे की बात यह कि इनके एसोसिएट्स जो हैं वो रॉबिन दास और गोपाल। शाहजहां शेख ने कितने पाप किए थे अगर आप याद कीजिए, कितने जघन्य अपराध, बलात्कार, अपहरण इसने किया था। और अब जब ये गिरफ्त में आया है तो मैं समझता हूं कि अब आर पार की लड़ाई अब शुरू कर दी है शुभेंदु अधिकारी जी ने। बांग्लादेशियों को ठेलना वापस कर दिया जी। सर, जैसे आपने बताया कि संदेश खाली में तालाब में हथियार मिले, अब सोचिए कि ये लोग अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो क्या तांडव मचाते। वो जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई को 12 बजे के बाद कौन दिल्ली से आकर बाप बचाएगा, हम सबको देख लेंगे, सबके साथ खेला करेंगे, तो ये हथियार वहीं पर तो इस्तेमाल होने थे। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो मदरसे बनाए गए हैं 35,000 अवैध तरीके से, इनमें आतंकवादी छिपे हुए हैं जिनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये तो आपने अभिषेक बनर्जी की जो कुंसे सड़ी हुई मानसिकता थी और देश विरोधी गतिविधियां थी, ये तो यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ाई कर रहे थे। ये तो गृह मंत्री भारत सरकार को फांसी पे चढ़ा रहे थे। ये और इनका बड़बोलापना था। लेकिन वही कहते हैं कि कभी कभी अहंकार प्रभु का भोजन होता है। जब ये निकले अपने लिए, कुछ सोचा कि अब तो रिजल्ट आ गया है, कुछ बाहर निकले अपने बिल में से, तो लोगों ने सड़े अंडों सड़े टमाटरों से इनका स्वागत किया। वो तो समझ लीजिए कि इनकी ऐसी जो दुर्गत हुई कि, और जो भी नाटक ये कर सकते थे, अस्पताल गए, अस्पताल में ममता पहुंच गई, वहां भी दोनों की दुर्गत हुई। अब डॉक्टरों ने कहा कि आपका कुछ हुआ ही नहीं है। अरे अंडे से कहीं कुछ होता है? पहले क्रिकेट मैच में भी अंडा फेंका जाता था तो क्रिकेटर्स को चोट थोड़ी आती था। मैं तौलिए से पूछ लिया, जरा सा एक गर्म पानी से उसको पूछ लिया, हो गया खेल। चोट थोड़ी लगती है अंडे से। अगर चोट लगानी होती तो पत्थर मारते, गुम्मा जिसको कहते हैं ना, सीमेंट का पत्थर, या जो रेल की पटरी के किनारे जो बैलास्ट स्टोन होते हैं, उससे मारते। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है बड़ी उदार है, जिसको कहते हैं पंचायत में जुतियाएंगे। पर्पस चोट लगाना थोड़ी है, जलील करना है कि जूते से, ये कहते हैं पंचायत 50 जूते मारेंगे सर, तो उसको कहते हैं जुतियाना। किसी तरह से अंडे से मारना आपको चोट पहुंचाना नहीं है, केवल आपका अपमान करना और आपकी गुंडागर्दी खत्म करना है। तो गुंडागर्दी खत्म करने की नियत से अभिषेक बनर्जी पिट गए। अब उसको लेकर के साहब हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। आपको तब शर्म नहीं आई वकील साहब जब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चिकन नेक को काट के अलग कर दें। आपको तब शर्म नहीं आई नागरिक होने के, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तब आप डूब के नहीं मरे चुल्लू भर सेप्टिक टैंक के पानी में, जब आप ऐसे 3rd क्लास लोगों की पैरवी करने पहुंच जाते हैं और अदालत खुलवाते हैं। ये तो खैर पश्चिम बंगाल के निर्वाचन ने देश को बहुत कुछ सिखा दिया है। ऐसे तथाकथित बड़े वकीलों के बारे में, लेफ्ट लिबरल्स के बारे में, और जो सूडो सेकुलर्स हैं उनके बारे में।
अब आपने ये भी देखा होगा, ये बांग्लादेश से जब ठेल रहे वापस हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो पूरी जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है ये, उसकी टोटल स्ट्रेंथ बांग्लादेश में 70,000 है। उसमें 60,000 इन्होंने बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे लगाया है। केवल 10,000 अपने पास रखा है, 60,000 इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे लगा रखा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई बीएसएफ इन लोगों को अंदर ढकेल दे। तो उनका डेस्परेशन समझिए, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, आर पार की लड़ाई नहीं, बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन मान करके, क्योंकि वो अपने ही नागरिकों को वापस लेने के मूड में नहीं है। लेकिन वापस लेना ही पड़ेगा, वापस इनको जाना ही पड़ेगा। फेंसिंग पूरी हो रही है, फेंसिंग को लेकर के भारत ही में नहीं, कैटल माफिया को ही नहीं, व्यापारी ड्रग तस्करों को ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों की बहुत पेट में दर्द होगा। जो लोग कह रहे हैं कि साहब इससे आसपास का पर्यावरण खराब होगा, आसपास के लोगों की जीविका खूब प्रभावित होगी, बड़ा दर्द अब होने लगा आपको। ये केवल पश्चिम बंगाल की महान जनता के निर्वाचन के बाद जो उन्होंने सही चयन किया कि एक राष्ट्रवादी सरकार को आपने निर्वाचित किया है, और एक लुज्जपुंज और एक शिथिल सरकार को आपने अपदस्थ किया है। तो ये तो खैर जनता को सलाम, लेकिन बाहरी किसी शक्ति को ये कोई अधिकार नहीं है कि एक प्रभुता संपन्न राज्य को आप ये कहें कि आप अपने सीमा के ऊपर फेंसिंग कर सकते कि नहीं कर सकते। हमारी स्मार्ट फेंसिंग सर्वत्र लगने वाली है, और ये चीज अब इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। जो इस तरीके से रिफ्यूजीज का आवागमन होता था या नाजायज बांग्लादेशियों का आवागमन होता था और पशुओं की तस्करी होती थी, तो इसको देख करके अंजुजी मदरसों की मरदमशुमारी, सेंसस, इलीगल बांग्लादेशियों का बाहर जाना, शाहजहां शेख और जहांगीर खान ऐसे लोग, और सायरा बीवी और रमजान मुल्ला ऐसे लोगों को रासुका में बंद होना, तो ये तमाम चीज इस बात को इंगित करती हैं। और सीबीआई को खुली छूट देना कि बंगाल बिल्कुल पूरी तरीके से आ गया है, और बिल्कुल ही वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, राजधानी एक्सप्रेस की तरह अब उसमें गति भी आएगी और प्रगति भी आएगी। सर, अब जैसे जहांगीर पकड़ा गया है, ये तो राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी का, और अभिषेक जी जी बनर्जी को फर्जी दस्तखत मामले में सीआईडी ने सम्मन भेजा है, और मंगलवार को 5 बजे उसे फिर हाजिर होना है सीआईडी के सामने। लेकिन वो तो चोट का बहाना करके भाग निकला था। उसको ईडी ने भी बुलाया है 15 जून को। और ये जहांगीर खान जो डायमंड हार्बर मॉडल था सर, जहां पर ड्रग तस्करी, कैटल तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल खेला जाता था, उसके सारे राज भी खोलेगा अब तो एसटीएफ के सामने। तो आने वाले दिनों में तो अभी अभिषेक बनर्जी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। अभिषेक बनर्जी को बहुत गलत लोग परामर्श दे रहे हैं। जिस तरह से भागने की कोशिश कर रहा है, उसके हक में होगा कि जा करके एजेंसीज के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करे, साफ गोई से उत्तर दे, कोई तथ्य छुपाने की कोशिश न करे, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा सरकारी गवाह बनने का भी प्रयास कर ले। जो कुछ भी उसके पास संपत्ति, जो उसकी लूटी खसोटी हुई है, ममता के जो राज उसने अपने पेट में रखे हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम ममता को कर दो बेनकाब, और खुद तुम अपने को बचाने की कोशिश करो। ये सही है कि तुम्हें जेल सेंटेंस तब भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारी संपत्ति जो तुमने नाजायज कमाई है वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी, वो तो सरकार जब्त करेगी ही करेगी। लेकिन अगर जिंदा रहे तो फिर कमा लोगे पैसा। लेकिन अभी अगर तुमने संपत्ति बचाने की कोशिश की, या भागने की कोशिश की, या इंट्रोगेशन से अवॉइड करने की कोशिश की, भूमिगत होने की कोशिश की, या नाटक स्वांग रचने की कोशिश की, तो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इतना अनुभव होता है कि तुम्हें कर देंगे बेनकाब, और तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम उनके सामने खड़े हो सको 10 मिनट तक। ये बहाने पूरे बनाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे। और ये अंडा कांड जो हुआ था, हुआ ही इसीलिए था। आपको मालूम होगा, अंडा कांड में फेंकने वाले थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, इनके चेले चपाटे थे। इनका ड्रामा यही था कि कुछ जा करके नाखून कटा करके तुम हीरो बन जाओ, घायल बन जाओ। तो जिसको कहते हैं बाथरूम कैजुअलिटी, तो न इधर के रहे न उधर के रहे, कैजुअलिटी हुई नहीं, और तुमने अपनी जगह साई कर दी। ममता भी तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिला पाई, डॉक्टर का इनको कोई चोट ही नहीं, तो सर्टिफिकेट किस बात का। और तृणमूल कांग्रेस में तो आप देख ही रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े हो चुका है। विधायक अलग हो गए हैं, सांसद अलग हो गए, अलग थलग रह गए, बुआ भतीजा। और साथ ही साथ हर रोज ऐसी तस्वीरें आ रही है सर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कोई निर्वस्त्र करके घुमा रहा है, कहीं पर चप्पल जूते चल रहे हैं, कहीं पर उन पर कीचड़ फेंका जा रहा है, कहीं पर उनके बाल काट कर उनके मुंडन कर दिए गए हैं। तो ये जनता का गुस्सा है ना सर, जो इतने सालों से उनको सप्रेस करके रखा गया था। तो जनता का गुस्सा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है।
और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पुलिस और प्रशासन भी ममता से इतना दुखी था कि वो भी जो है सोच समझ करके निकलता है। मैंने सुना कि कंट्रोल रूम को जब सूचना जाती कि यहाँ पर टीएमसी के पूर्व विधायक या पूर्व नेता यहाँ से जा रहे थे, जनता ने घेर लिया है, तो वो भी जब निकलते हैं तो थोड़ा इत्मीनान तसल्ली से निकलते हैं। पहले अपना जूता पॉलिश करते हैं, जूता पॉलिश करने के बाद फिर मोजा मैच करते हैं। मोजा जब मैच नहीं करता कहते पत्नी के दूसरा मोजा ले आओ, फिर मोजा पहनते हैं, कहते भाई जरा पानी पी लें, फिर कहते हैं जरा टिफिन भी बांध दो, पता नहीं कितना टाइम लगे, और आप जोड़ती चलिए, इसमें लग जाएगा कम से कम, जहां 2 मिनट पहुंचना चाहिए था 45 मिनट तो लग गया साज सज्जा में, तैयारी में, टिफिन बांधने में। जब बाहर जाते हैं ड्राइवर साहब गाड़ी का पहिया पंचर है, मैं जरा पंचर टायर बदल लूं, बदल लो टायर, 15 मिनट और गए। जब टायर बदल गया तो कहते हैं कि साहब गाड़ी में तेल नहीं है। भाई तुमको पहले से तैयार रहना चाहिए था। अच्छा, जानते सब है कि टीएमसी के नेताजी की कुटाई हो रही, यही मालूम पड़ता कि अभी कोई वारदात हो जाती तो बिजली की तरह टूट पड़ते ये लोग, जैसे कि संदेश खाली में टूट पड़े जहां पे हथियार बरामद किए, कारतूस। लेकिन जब टीएमसी का नेता पिट, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बताया ये जाता कि पुलिस कर्मी अपने इत्मीनान से चलते हैं, देख करके सूझबूझ के साथ। कोई ऐसा थोड़ी कि जाके दीवार में सर मार दे, सर तोड़ ले अपना, सोच समझ के जाते हैं क्योंकि टीएमसी वाले हैं और वो उनके पास बम भी हो सकता है, पहले भी बम चलाए थे इन्होंने, इनके पास हथियार हो सकते हैं, तो तैयारी से तो जाना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस तरीके से इनकी कुटाई की है, इन्होंने पुलिस को कम प्रताड़ित किया। ममता ने टीएमसी ने पुलिस को भी बहुत प्रताड़ित किया है। हालांकि वो बहुत ही निष्पक्ष है, बहुत ही कार्यकुशल है, लेकिन मैंने सुना है कि जहां पर 5 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां 50 मिनट में पहुंचते हैं। तो मेरा परामर्श होगा कि अब वक्त आ गया है कि 50 मिनट नहीं, जल्द से जल्द पहुंचे। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, और जब गाड़ी पुरानी है, ममता ने बजट नहीं दिया, पेट्रोल के उधार लेना पड़ रहा है, हवा भरवाने के लिए संसाधन नहीं है, तो समय तो लगेगा ही। सर, ममता की हालत देखकर वो लोग भी तो बिलबिला रहे होंगे जो बांग्लादेश में जमात के लोग थे, जो कह रहे थे कि अरे ममता तुम तो जाकर दिल्ली पर लड़ाई कर लो, चढ़ाई कर दो, 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। आईएसआई सर जिनके साथ मिलकर ये धंधा कर रहे थे, डायमंड हार्बर मॉडल जो है सर, उसमें यही सब तो था। ड्रग्स का कारोबार करते थे ये लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, बाहर से कितना कुछ आता था इनका सर इसी रास्ते से। तो सर बिलबिलाया तो पूरा का पूरा गैंग है ना, क्योंकि ममता के बारे में तो ये भी कहा जा रहा था ना कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए भी वो कुछ ना कुछ सीमा पार के लोगों के साथ सांठगांठ कर रही थी। तो पूरा का पूरा इनका सिस्टम चरमरा गया सर। और इसीलिए शायद जहांगीर खान ने सोचा कि नेपाल के रास्ते भाग जाऊं, आकाओं से मिल लूं, उनको कुछ हिसाब किताब दे दूं, पता नहीं कहां भागने की फिराक में था वो। अंजू जी, तो भिकमंगों की जमात है। जिस जमात की आप बात कर रही, बांग्लादेश की बात कर रही, आईएसआई की बात कर रही हैं, जेब में चवन्नी है नहीं और बात कर रहे हैं मंसूबे की, जाके ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। कहाँ की औकात कहाँ से। लेकिन चलो भाई, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है तो उसमें क्या जाता है। तो लेकिन इनकी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे वो तो उसी दिन बिखर गए 4 मई को, और बिखर ऐसे गए कि ऐसा लगता है कि दोबारा ये कभी असेंबल नहीं होंगे, दोबारा कभी इनका सुदिन कभी आएगा ही नहीं, कभी ये सत्तारूढ़ होंगे। जो जनता का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, अब बांग्लादेश ने कहा तुम दिल्ली पे चढ़ जाओ, 17 करोड़ मुसलमान, तुमसे अपनी अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, अपना देश तुमसे संभल नहीं रहा है, भुखमरी की कगार पे हो, देश दिवालिया हो चुका है। जिसको ओशो ने कहा था ये भिकमंगों की जमात है, इनके बस ये है कि भीख का कटोरा आपस में खटखटाते रहेंगे, इनके बस का कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, इनकी दुर्भावना, इनकी गाली गलौज और इनकी बातचीत बस सुनते रहिए 9 लाख करके, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश में जो वर्तमान निर्वाचित सरकार पश्चिम बंगाल की है, शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उन्होंने जो मानक स्थापित कर दिया है वो पूरे देश पे लागू होना चाहिए। मदरसों की जो सेंसस है और जो उसकी स्टडी है वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी तत्वों के ऊपर जो चूड़ी कसी जा रही है, सीबीआई को जो खुली छूट दे दी गई है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये मॉडल लागू होना चाहिए। अंजू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत कम समय में शुभेंदु अधिकारी जी ने कई सारे रिकॉर्ड बना डाले हैं। और मदरसे जो रेडिकलाइजेशन का सबसे बड़ा अड्डा है सर, जितने भी भारत के अंदर जो स्लीपर सेल है उनको इन मदरसों के जरिए जगाया जाता है, वहीं पर इनको ऐसी शिक्षा दी जाती है। और अगर ऐसी शिक्षा
पश्चिम बंगाल में बैठे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रही है या वहां के स्थानीय लोगों को दी जा रही है सर, तो बहुत डेंजरस है। ऐसे में इन मदरसों पर नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक अच्छी शुरुआत तो हो ही गई है। देखते हैं आगे चल चल के इस मामले में और क्या कुछ होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।